नमस्कार। हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, यानी कि प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड्स। प्रोटीन जस्ट हमारे डाइट का एक कंपोनेंट ही नहीं होते, बल्कि हमारी बॉडी में जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस चल रहे होते हैं उन सभी के लिए एक मॉलिक्यूलर मशीनरी या स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर से हम इन्हीं पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी बॉडी में नंबर ऑफ प्रोटीन्स होती हैं जो कि अलग अलग फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अब ये प्रोटीन्स बनती कैसे हैं? तो ये बनती हैं अमीनो एसिड से। डिफरेंट नंबर ऑफ अमीनो एसिड डिफरेंट कॉम्बिनेशन में आपके अटैच होकर डिफरेंट प्रोटीन्स प्रिपेयर करते हैं। तो आज के लेक्चर में जो कंटेंट हम कवर करेंगे वो है इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, देन इंट्रोडक्शन ऑफ अमीनो एसिड, देयर नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, आइसोमेरिज्म एंड पेप्टाइड बॉन्ड्स। जनरली अमीनो एसिड को हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रोटीन से। Protein are large complex molecule which are essential for all living organisms, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था। अगर हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो क्या है? प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड, यानी या तो ये सिंगल अमीनो एसिड की चेन से बने होंगे या फिर मोर देन वन चेन अमीनो एसिड्स की जो होंगी वो इनके स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो प्रोटीन्स आर द कंडेंसेशन पॉलीमर in which monomer units are alpha amino acids, यानी कि अगर हम प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना चाहें तो प्रोटीन आपका बिगेस्ट स्ट्रक्चर अगर है तो ये सबसे पहले किस में ब्रेक डाउन हो रहा है? अपने से स्मॉलर स्ट्रक्चर में, यानी कि पेप्टाइड। और पेप्टाइड को अगर हम फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं तो पेप्टाइड किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? जो उनसे भी स्मॉलर पार्ट है, यानी कि अमीनो एसिड। इसीलिए हमने कहा कि अमीनो एसिड जो है सेंटर रोल प्ले करते हैं प्रोटीन्स की प्रिपरेशन। तो अब हम डिस्कस करते हैं अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। Any compound containing NH2 group, amino group and carboxylic group are known as amino acid. अब यहाँ पे स्ट्रक्चर में आप देखिए कार्बन के पास क्या लिखा है? अल्फा, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जो फर्स्ट कार्बन अटैच होता है वो क्या होता है? अल्फा। इसके आगे फर्दर कोई और कार्बन अगर अटैच होता तो वो हमारा क्या हो जाता? बीटा कहलाता। उसके आगे अगर कोई और कार्बन होता तो वो क्या होता? गामा कहलाता। अब यहाँ पे अल्फा कार्बन से आपका NH2 ग्रुप अटैच है तो ये आपके क्या हो गए? अल्फा अमीनो एसिड। अगर बीटा कार्बन पे आपका NH2 ग्रुप अटैच होता तो वो होता बीटा अमीनो एसिड। ना, अब अगर इनके हम नोमेनक्लेचर की बात करें तो अमीनो एसिड्स का जो नोमेनक्लेचर है वहां पे हम IUPAC सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं। उसकी जगह जो इनका कॉमन नेम है वही हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका ग्लाइसिन का है तो हम लोग ग्लाइसिन कॉमनली यूज करते हैं, rather देन अगर हम कहें तो अल्फा अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि अल्फा अमीनो एसिटिक एसिड, इसको हम यूज नहीं करते हैं। इसकी जगह हम आपका जो कॉमन नेम है ग्लाइसिन वही हम यूज करते हैं। देन ये कॉमन नेम हम कहाँ से लाते हैं? तो कॉमन नेम जनरली डिराइव होते हैं या तो सोर्स से जहां से कि ये अमीनो एसिड आइसोलेट किया गया है इनिशियली, या फिर उस अमीनो एसिड की पर्टिकुलर कोई एक कैरेक्टरिस्टिक, मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी होगी उसके बेस पे इसका नाम रखा गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अभी हम ग्लाइसिन की बात कर रहे थे, ग्लाइसिन कैसा होता है? स्वीट होता है। तो ग्रीक में जो स्वीट के लिए वर्ड यूज किया जाता है वो होता है ग्लाइकस। तो वहां से ही ग्लाइसिन आपका जो टर्म है वो डिराइव हुआ है। इसी तरीके से अगर हम टायरोसिन की बात करें तो टायरोसिन इनिशियली कहाँ से आइसोलेट किया गया था? वो चीज से आइसोलेट। और ग्रीक वर्ड में चीज को हम क्या कहते हैं? टाइरोस। तो वहां से इनका जो नेम है टायरोसिन वो आपका डिराइव हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इन अमीनो एसिड के लिए एक आपका 3 लेटर एब्रिविएशन
भी यूज होता है जो कि कॉमनली हम लोग यूज करते हैं, या फिर वन लेटर कोड भी आपके यूज होते हैं। ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। जैसे एलानिन के लिए 3 लेटर वर्ड क्या हो गया, एला, ALA, और 1 लेटर कोड क्या हो गया, ए, जो कि आगे हम लोग अभी इसको डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट आपका आता है क्लासिफिकेशन। अमीनो एसिड को हम किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, तो बेस्ड ऑन देयर नेचर अमीनो एसिड को हम एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक में क्लासिफाई करते हैं। एसिडिक कौन से हुए, एसिडिक अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड हुए जिनमें 1 अमीनो ग्रुप और 2 कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, लाइक ग्लूटामिक एसिड। या फिर न्यूट्रल, न्यूट्रल में आपके 1 अमीनो एसिड एंड 1 कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होंगे, लाइक अभी हमने देखा था आपका एलानिन, ग्लाइसिन, ये वाले केसेस। देन आपका आता है बेसिक, बेसिक में 2 अमीनो ग्रुप एंड 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा, लाइक हियर इन हिस्टीडीन। इसके अलावा और किस तरीके से हम अमीनो एसिड को क्लासिफाई कर सकते हैं, बेस्ड ऑन देयर सिंथेसिस, कि वो सिंथेसाइज कहाँ पे हो रहे हैं। अगर ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो रहे हैं, यानी कि बॉडी इनको खुद ही सिंथेसाइज कर ले रही है, तो ये हमें एक्सटर्नली लेने की जरूरत नहीं है, तो ये क्या कहलाए, नॉन इसेंशियल। दूसरे वो ग्रुप हुए जो कि हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो पाते हैं, यानी कि एक्सटर्नल सोर्स से उनको लेने की जरूरत है, इसलिए वो ग्रुप आपके क्या कहलाए, इसेंशियल अमीनो एसिड। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि अक्सर आपके जो एग्जाम्स होते हैं उनमें ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि कौन से इसेंशियल है, कौन से नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड हैं। अब एक और आपका हो गया क्राइटेरिया जिसके बेस पे हम इसको कैरेक्टराइज क्लासिफाई कर सकते हैं, और वो है बेस्ड ऑन देयर साइड चेन प्रॉपर्टीज। तो ये आपके आगे हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक में आपका जो साइड चेन है, यानी कि जिसको हम आर ग्रुप कह रहे थे, वो आपका हाइड्रोफोबिक नेचर का होगा। और ये जो आपके हाइड्रोफोबिक मोइटी यहाँ पे अटैच होगी, ये आपके वंडरवॉल्फ इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि आपके स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, अगर हाइड्रोफोबिक है तो हाइड्रोफिलिक भी होंगे। हाइड्रोफिलिक मीन्स कि पोलर ग्रुप होगा आपका, आर ग्रुप जो अटैच है वो पोलर है, जैसे कि यहाँ पे सीरीन में दिखाया गया है। देन आपका आता है चार्ज्ड, यानी न्यूट्रल पीएच पे, राउंड अराउंड 7.4 अगर आपका पीएच है, तो उस पीएच पे अमीनो एसिड के ऊपर अगर कोई सिंगल चार्ज है साइड चेन पे, तो वो अमीनो एसिड क्या कहलाएंगे, चार्ज अमीनो एसिड, लाइक एस्पार्टेट, ग्लूटामेट। अब देखते हैं अमीनो एसिड्स में आइसोमेरिज्म कौन सी मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या हुआ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका सेम होगा, राइट, सीक्वेंस ऑफ बॉन्डेड एटम भी सेम होंगे। डिफरेंस कहाँ होगा, 3 डायमेंशनल जो एटम का ओरिएंटेशन है वहां पे डिफरेंस आए। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं, तो यानी कि हम कायरल सेंटर की भी बात करेंगे। तो अगर हम फिगर में देखें, तो ये आपका जो कार्बन है सी अल्फा, अल्फा कार्बन जो है उस पे जो ग्रुप अटैच है उनको देखें, तो ये जो 4 ग्रुप अटैच हैं, ऑल द 4 ग्रुप आर डिफरेंट। तो ये कार्बन कैसा हो गया, अल्फा कार्बन आपका कैसा हो गया, कायरल कार्बन हो गया। तो इसी वजह से एग्जिस्ट इन 2 पॉसिबल नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज अमीनो एसिड आपके यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं और नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज शो करते हैं। नेक्स्ट आपकी बात आती है डी एंड एल फॉर्म, ऑल द अमीनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन। ग्लाइसिन क्यों नहीं, क्योंकि ग्लाइसिन में आपका कायरल कार्बन, आपका एसिमेट्रिक कार्बन जिसे कहें, वो प्रेजेंट नहीं होता है। In D amino acid, NH2 group is on the right hand, while in L amino acid it is oriented in the left. यानी कि जैसे हम देखें एल एलानिन,
तो एल एलानिन में NH2 किधर है, लेफ्ट में है, जबकि डी एलानिन में NH2 आपका किधर है, राइट साइड की तरफ। तो ये तो बात थी आपकी आइसोमेरिज्म की। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अमीनो एसिड आपस में जब ज्वाइन होंगे तो जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। अब पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड by the combination of amino acid in which NH2 group of one amino acid react with carboxylic group of another amino, यानी एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और सेकंड अमीनो एसिड का क्या होगा, अमीनो ग्रुप, ये आपस में रिएक्ट करेंगे। रिएक्शन कैसी होगी, कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन का मतलब कि आपका जो वाटर मॉलिक्यूल है वो रिमूव हो रहा होगा, जस्ट लाइक हियर वाटर मॉलिक्यूल हमारा रिलीज हो गया। एज अ रिजल्ट हमारा पेप्टाइड बॉन्ड बना। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, CONH, ये बॉन्ड जो आपका बन रहा है ये पेप्टाइड बॉन्ड होता है, और जो मॉलिक्यूल बना वो हमारा बना पेप्टाइड। अब पेप्टाइड में कितने अमीनो एसिड इन्वॉल्व हैं, इस बेस पे पेप्टाइड का एक कॉमन नेम कि कौन सा पेप्टाइड बना वो हम कह सकते हैं। लाइक अगर पेप्टाइड फॉर्मेशन में 2 अमीनो एसिड ही इन्वॉल्व है तो जो पेप्टाइड बनेगा उसको कहेंगे डाइपेप्टाइड। इसी तरीके से ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, ओलिगोपेप्टाइड में अप टू 10 अमीनो एसिड इन्वॉल्व होते हैं, जबकि पॉलीपेप्टाइड में मोर देन 10 बट अप टू 100 अमीनो एसिड इन्वॉल्व होंगे। और 100 से भी ज्यादा अगर अमीनो एसिड इन्वॉल्व है तो वो बनेगा आपका मैक्रोपेप्टाइड। अब एक एग्जांपल देखते हैं। लाइक हमारे पास 3 अमीनो एसिड हैं, सीरीन, एलानीन एंड सिस्टीन। अब अगर हम इनका कॉम्बिनेशन बनाएं, मींस इनसे हमें अगर पेप्टाइड बनाना है तो 3 अमीनो एसिड हैं तो हमारा क्या बनेगा, पहली बात तो ट्राइपेप्टाइड बनेगा। और CO OH का बॉक्सिलिक ग्रुप में से OH और NH2 से H आपका एक इधर आएगा। सेकंड आपका फिर से एलानीन और सिस्टीन के बीच में से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है। एज अ रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, ये एक आपका ट्राइपेप्टाइड बना। यहाँ पे कितने पेप्टाइड बॉन्ड बने, एक पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ बना सीरीन और एलानीन के बीच में, और सेकंड पेप्टाइड बॉन्ड आपका बना एलानीन और सिस्टीन के बीच में। इसका जो नेमिंग होगी वो भी इसी तरीके से ही होगी, सीरीन, एलानीन, सिस्टीन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है कि जैसे आपको इंडिविजुअल अमीनो एसिड के मॉलिक्यूलर वेट बता दिए गए और उनसे जो पेप्टाइड बन रहा है उसका मॉलिक्यूलर वेट आपसे पूछा गया। बहुत ही आसान है, अगर हमें इंडिविजुअल अमीनो एसिड के मॉलिक्यूलर वेट पता है तो हम इन सब का सम कर लें। फिर जो भी पेप्टाइड बन रहा है, लाइक इन दिस केस यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहे हैं, यानी 2 वाटर मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा उसको ये जो आपने 3 अमीनो एसिड का जो टोटल मॉलिक्यूलर वेट था उसमें से माइनस कर देंगे, तो रिजल्टेंट आपका जो बन रहा होगा वो आपका इस ट्राइपेप्टाइड का मॉलिक्यूलर वेट होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि अगर बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, पेप्टाइड बॉन्ड्स बने यानी पेप्टाइड बना, तो इस पेप्टाइड की ब्रेकिंग भी होगी यानी कि हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड्स कैन बी ब्रोकन डाउन बाय हाइड्रोलिसिस where water is added to the bond. It is just reversal of the condensation reaction. कंडेंसेशन रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल आपका रिमूव हो रहा था, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल आपका ऐड हो रहा है, तो जस्ट अपोजिट टू कंडेंसेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे क्योंकि आपका जो स्ट्रक्चर है पेप्टाइड का उसमें नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे, अब कौन सा पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक हो रहा है इसके बेस पे हम इनको कह सकते हैं कि आपके ये इंटरनल पेप्टाइड्स ब्रेक हो रहे हैं कि आपके एक्सटर्नल पेप्टाइड, या फिर आप कह लो कि टर्मिनल पेप्टाइड ब्रेक होंगे। तो अगर हमारे इंटरनल पेप्टाइड ब्रेक हो रहे हैं तो वहां पे अगर ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है ये आपकी एंजाइम के थ्रू हो रही है, तो वो एंजाइम आपका क्या कहलाएंगे, एंडोपेप्टाइडेजेस, लाइक ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। या फिर अगर नॉन एंजाइमेटिक है
तो उसमें आपका आ गया एसिड और बेस हाइड्रोलिसिस। एसिड और बेस आपकी हाइड्रोलिसिस जो होती है वो लेस स्पेसिफिक होती है और रैंडम क्लीवेज मिलते हैं। मतलब यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं होगा कि यही वाला बॉन्ड आपका पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक होगा, कोई भी इंटरनल पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड्स की। तो जो आपके टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड पे जो एंजाइम एक्ट करेंगे उनको क्या कहेंगे, एक्सोपेप्टाइडेज। अब एक्सोपेप्टाइडेज भी आपके दो तरीके के हो गए। एक आपका हो गया कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, जो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप या कह लीजिए कार्बोक्सिलिक एंड की तरफ जो आपका लास्ट मतलब आपका पेप्टाइड बॉन्ड होगा कार्बोक्सिलिक एंड से जस्ट पहले, उस वाले बॉन्ड को ब्रेक करेगा। या फिर अमीनो पेप्टाइडेज जो एन टर्मिनल की ओर से फर्स्ट आपका पड़ रहा होगा पेप्टाइड बॉन्ड, उसको ब्रेक करेगा। तो वो हो गए हमारे अमीनो पेप्टाइडेजेस। अब पेप्टाइड बॉन्ड जो आपका ब्रेक होगा, जैसे टर्मिनल वाला है, तो टर्मिनल का पेप्टाइड बॉन्ड अगर आपका ब्रेक होगा तो ये आपका रेस्ट ऑफ द पेप्टाइड और जो लास्ट अमीनो एसिड होगा वो हमको मिलेगा। ये प्रोसेस आपका यूज होता है प्रोटीन के स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में। अब हम बात करते हैं कि ये जो पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे हैं आखिर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। पेप्टाइड बॉन्ड्स हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस, और इसी वजह से यहाँ पे जो रोटेशन होता है अराउंड द बॉन्ड वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। ड्यू टू दिस रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ये जो आपका पेप्टाइड बॉन्ड हुआ ये आपके रिजिड और प्लेनर होते हैं, जिसकी वजह से ये जो प्रोटीन का जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट थिंग क्या आती है कि जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं वो आपके पार्शियली पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है उनपे और पार्शियली नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है आपका जो आपके जो बॉन्ड आर ग्रुप इन्वॉल्व है अमीनो एसिड के, उनमें जो स्टेरिक इंटरफेरेंस होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, इस वजह से जो आपका कार्बोक्सिलिक और NH2 ग्रुप इन्वॉल्व हो रहा है वो आपस में क्या होंगी, ट्रांस, यानी कि जो कार्बोनिल ऑक्सीजन होगा या फिर नाइट्रोजन के ऊपर जो हाइड्रोजन अटैच होंगे वो जनरली ट्रांस पोजीशन में होते हैं। अब हम बात करते हैं आपके, जैसे स्टार्टिंग में हमने कहा था कि अमीनो एसिड को हम इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। तो एक बार उनको हम देखते हैं कि आपके इसेंशियल अमीनो एसिड कौन से हुए जो कि हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो रहे थे और एक्सटर्नल सोर्स से हमको लेने की जरूरत थी। तो आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, वैलिन, ट्रिप्टोफैन, मिथियोनिन, लाइसिन, फिनाइल फिनाइल एलानिन, थ्रियोनिन एंड हिस्टिडीन, ये आपके इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। जबकि नॉन इसेंशियल की बात करें जो कि इंडिविजुअल में सिंथेसाइज होते हैं, तो ये आपकी लिस्ट आ रही है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। अब इन नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड में भी कुछ अमीनो एसिड ऐसे हैं जो वैसे तो सिंथेसाइज नहीं होते हैं, लेकिन कुछ कह लीजिए कि स्पेशल केसेस में इनकी सिंथेसिस होती है। तो उस केस में इनको हम क्या कहते हैं, आपका कंडीशनली नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। तो जो आपके नॉन इसेंशियल थे उनमें से ये आपका जो ग्रुप है आर्जिनिन, एस्पेराजिन, ग्लूटामिन, ग्लाइसिन, प्रोलीन, सीरीन एंड टायरोसिन, ये आपके कंडीशनली नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड हुए जो कि जैसे आपकी इलनेस है या स्ट्रेस है इस कंडीशन में बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं। अब अगर हम ओवरऑल बात करें जो हमारे अमीनो एसिड्स हैं, तो 20 अमीनो एसिड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हम उन्हीं को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अमीनो एसिड को स्मॉल ग्रुप में हम डिवाइड कर रहे हैं। जैसे आ गया, ये आपका आया स्मॉल क्योंकि स्ट्रक्चर इनकी स्मॉल है। देन आपका एक नेक्स्ट ग्रुप आपका आया न्यूक्लियोफिलिक अमीनो एसिड, इसमें आ गए आपके सीरीन, थ्रियोनिन एंड सिस्टीन। यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो
3 लेटर एब्रिविएशन भी दिया हुआ है और 1 लेटर कोड भी आपको प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट जो कैटेगरी बनती है अमीनो एसिड की वो है आपकी हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड, जिसमें आपका आता है ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, मिथियोनिन, प्रोलीन, वैलिन। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये हमारे आते हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड यानी कि फिनाइल एलानिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। नेक्स्ट अगर हम ग्रुप देखें तो ये आ गए हमारे चार्ज्ड अमीनो एसिड में एसिडिक अमीनो एसिड यानी कि एस्पार्टेट, ग्लूटामेट, या फिर बेसिक अमीनो एसिड यानी कि लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। अब ये जो एसिड है, एसिड से हमारे क्या बनेंगे, एमाइड। तो हमारे आ गए एमाइड यानी कि एस्पेराजीन एंड ग्लूटामीन। अब ये जो अमीनो एसिड्स हैं इन्हीं पे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस अराइज होते हैं। लाइक अगर हम आपसे पूछें कि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन से हैं, तो ये आपका है सिस्टीन एंड मिथियोनिन। ये आपके दो अमीनो एसिड ऐसे हैं जो कि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। या फिर हम आपसे पूछे कि वो कौन सा अमीनो एसिड है जिसमें कि इमिडाजोल न्यूक्लियस जिसके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, इमिडाजोल न्यूक्लियस, तो वो आपका आ गया हिस्टिडीन। अगर न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो और भी देख लेते हैं, जैसे कि अब आपका आता है आपका पायरोलिडीन रिंग। ये आपकी कहाँ पे प्रेजेंट है, प्रोलीन। अच्छा, प्रोलीन को हम क्या कहते हैं, आइमीन अमीनो एसिड। बाकी जितने भी अमीनो एसिड हैं उन सब में NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है, केवल एक यही अमीनो एसिड है जिसमें आपका NH प्रेजेंट होता है। ओके, यहाँ पे ये चार्ज कंडीशन में दिखाया गया है, अगर चार्ज नहीं होगा तो यहाँ पे NH प्रेजेंट होगा। तो ये आपका हो गया आइमीन अमीनो एसिड। देन आपका आता है इंडोल। इंडोल रिंग कौन से अमीनो एसिड में प्रेजेंट है, इंडोल रिंग हमारी प्रेजेंट है ट्रिप्टोफैन में। ट्रिप्टोफैन की ये जो रिंग है, रिंग स्ट्रक्चर, ये आपका रिंग स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, इंडोल रिंग। अब अगर हम बात करें इसी में कि किस अमीनो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा है और किसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम है, तो उसके लिए हमें इनके मॉलिक्यूलर वेट का एक आइडिया होना चाहिए। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। ये आया आपका मॉलिक्यूलर वेट। अब मॉलिक्यूलर वेट में आप देखो कि सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका है, तो ये है ट्रिप्टोफैन का 204। नेक्स्ट टू ट्रिप्टोफैन क्या है, टायरोसिन है। और टायरोसिन के बाद आपका आता है आर्जिनिन। और सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट किसका हुआ, ग्लाइसिन, एलानिन। अब बात करते हैं, ये तो था मॉलिक्यूलर वेट। अब अगर हम बात करें इसी में कि इनमें पोलैरिटी वाली बात जो हम लोग कर रहे थे, तो यानी pKa वैल्यू हमको पता होना चाहिए। pKa क्या हुआ, Ka क्या हुआ, एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो वही pKa क्या हो गया, वो आपका हो गया लॉग ऑफ दिस कांस्टेंट। अब pKa की वैल्यू आपकी जितनी कम होगी उतना ही वो आपका स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, है ना। उसमें ग्रेटर एबिलिटी होगी टू डोनेट इट्स प्रोटॉन। तो अब हम pKa वैल्यू देखते हैं जरा कि किस किस अमीनो एसिड में है। तो ये आपके आ गए सीरीन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, एस्पार्टेट या एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। देन आपका आया लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। एंड इधर आपका आ गया टायरोसिन। तो ये आपके कुछ अमीनो एसिड हैं जिसमें कि pKa वैल्यू प्रेजेंट है। तो इनके बेस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे हाई pKa वैल्यू किसकी है, वो आपकी है यहाँ पे आप देखो 16, सीरीन एंड थ्रियोनिन। नेक्स्ट क्या आता है, आर्जिनिन। और सबसे लो आपकी किसकी है, एस्पार्टिक एसिड। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही। आप लोग इस ये जो चार्ट है इसको अच्छे से देखिएगा, इससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर आपका कोर्स वाला एग्जाम हो। किसी भी एग्जाम में ये कुछ ऐसे हैं क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि यहाँ से
जरूर पूछे जाते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आप लोगों को अगर ये कंटेंट आप लोगों के लिए यूजफुल हो रहा हो तो इस प्लेटफॉर्म को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।